अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम कुर्दुस उस्मान सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान अल्लाह के नाम से जिरगे का आगाज़ करता है। फिर उस्मान सूरत हाल के बारे में पूछता है। तैमूर कहता है, खाना बदोश बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, हम उन्हें रहने के लिए जगह देंगे। अगर वो जल्दी पहुँचे तो हमारी तलवारें थोड़ी बढ़ जाएंगी। फिर उस्मान भयंदर साहब को कहता है, अब आप सूरत हाल के बारे में आगाह करें। भयंदर कहता है, उस्मान साहब मैं कसम खाता हूँ हमारी तलवारें पहाड़ की तरह मजबूत हैं। फिर उस्मान ओक्तम को कहता है, कराजा का इलाका अहम है, वो काफरों के इलाके के साथ है और मरमराज के करीब अच्छी जगह है। ओक्तम उस्मान से पूछता है, मरमराज आखिर इतना अहम क्यों है। उस्मान कहता है, मरमराज फतूहात का दरवाज़ा है, कुस्तुनतुनिया लंगड़ा रहा है, इससे पहले कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाएं हम फतूहात शुरू कर देंगे। इसके बाद कुस्तुनतुनिया के महल में एक आदमी शहनशाह अंद्रनिकोस को कहता है, उस्मान चैन से बैठने वाला नहीं है, वो ज़रूर जंग के लिए तैयारी कर रहा होगा, इसकी हरकत में आने से पहले हमें कुछ करना होगा। शहनशाह अंद्रनिकोस कांता को कहता है, ऐसा कोई भी इम्कान नहीं है, मैं उस्मान के साथ मुआहदा करने जा रहा हूँ। फिर कांता कहता है, रोम खौफ के पंजे में नहीं रह सकता, वो भी हमारी मदद करने को तैयार है, हम सब मिलकर सलीबी इत्तेहाद खड़ा करके दुश्मन को नाकाम कर सकते हैं। शहनशाह अंद्रनिकोस कहता है, माजी को सिर्फ बेवकूफ़ ही ठुकरा सकते हैं, मैं कथोले ईसाइयों पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ, इनमें और दुश्मन में कोई फ़र्क नहीं है। कांता कहता है, आप एक मरतबा फिर सोच लें, आप कथोले ईसाइयों की बजाय तुर्कों के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। फिर शहनशाह बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, कांता तुम शहनशाह की बहादुरी पर उंगली उठा रहे हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी हद में रहो। फिर कांता शहनशाह की बात पर भी रजामंद हो जाता है, मगर वो अंदर से शहनशाह के ख़िलाफ़ होता है। दूसरी तरफ उस्मान कह रहा था, अगर उन्हें हमारी ताकत के बारे में अंदाज़ा हो गया तो वो हम पर हमला कर देंगे, इसलिए हम उनकी नज़रों से ओझल रहने के लिए पत्थरों की दीवार खड़ी करेंगे। फिर उस्मान ओरहान को कहता है, अब से कारत जैसर किले की जिम्मेदारी आप पर होगी, आप अपनी बहादुरी के जोर दिखाएं। ओरहान कहता है, जो हुक्म आपका। फिर उस्मान अलाउद्दीन को कहता है कि आप अपनी तालीम जारी रखें। वो कुछ मायूस सा हो जाता है और कहता है, जैसा आप बेहतर समझें। फिर उस्मान तैमूर को कहता है, यानी शहर के कमांडर के फ़राइज़ की जिम्मेदारी अब आपकी है। फिर उस्मान सारों से मुखातिब होता है, यानी शहर में एक बहुत बड़ा बाजार कायम किया जाएगा, हर तरफ से ताजिर आएंगे, इस हवाले से हम पर बहुत भारी जिम्मेदारी मुसल्लत हो जाएगी। फिर भयंदर कहता है, तुर्कों को तिजारत की ज़रूरत है, इसी हवाले से फिर वो अपना माल सामने लाता है। फिर दो सिपाही आते हैं और सोने से बड़े सिक्के लाते हैं। भयंदर कहता है, ये माल गनीमत जहाज से हासिल हुआ है। उस्मान कहता है, इस खजाने को फ़कीरों में बांट दीजिए। भयंदर कहता है, हमारे इलाके में कोई ज़रूरतमंद नहीं बचा, ऐसे बहुत से संदूक हम पहले ही बांट चुके हैं। उस्मान साहब कहते हैं, ये सियाह दरख्त वालों में तकसीम कर दें। भयंदर भी इस बात पर राज़ी हो जाता है। उस्मान कहता है, मशरिक से मंगोल और मगरिब से रूम, हम दोनों तरफ से हमलों में गिरे हुए हैं, अगर हम मजबूती से ना खड़े हुए तो पीछे जाएंगे। हमारी तादाद में कमी होने की वजह से परेशान मत होइएगा, हम इंसाफ का बोलबाला करने वाले हैं, हम सुकून से नहीं बैठेंगे, हम अपनी आखिरी सांस तक इस्लाम के परचम को सर बुलंद रखेंगे। फिर सुंगर सिपाही एक ख़त लाता है। ख़त में कौनूर ने लिखा था, वो लोग कल हरकत में आने वाले हैं, हमें आपके हुक्म का इंतज़ार है। फिर उस्मान साहब जिरगे का अख्ताम करते हैं। फिर भयंदर कहता है, उस्मान साहब के पास ऐसी कौन सी खबर पहुंची कि इन्होंने जिरगे को ख़त्म कर दिया। उक्तम कहता है, इस तरह सोचने से कुछ नहीं पता चल सकता। भयंदर कहता है, ऐसा ही लगता है, बहुत आम बात होगी। फिर उस्मान ने अपने ख़ास सिपाहियों को जमा किया हुआ था। वो कहता है, कुस्तुनतुनिया से कौनूर ने पैगाम भेजा है, शहनशाह को तख्त से हटाने वाले हरकत में आ रहे हैं, मगर शहनशाह का तख्त पर मौजूद रहना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। फिर उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, आप सब तैयारी शुरू कर दें, हम कुस्तुनतुनिया के लिए रवाना होंगे। फिर ओरहान और अलाउद्दीन अपनी अपनी माओं के पास खड़े होते हैं। अलाउद्दीन कहता है कि ओरहान भाई कारत जसर किले के किलेदार तैनात हो गए हैं। मालहून खातून बहुत खुश हो जाती है, वो ओरहान को मुबारकबाद देती है और उसे गले लगा लेती है। फिर बाला खातून अलाउद्दीन से पूछती है, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपी है। अलाउद्दीन कहता है, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, मुझे तालीम जारी रखने का हुक्म मिला है। बाला खातून ये सुनकर उदास हो जाती है। फिर ओरहान कहता है, भाई ऐसा ना कहो, बाबा ने तुम्हें रियासत के तौर तरीके सीखने के लिए तालीम जारी रखने को कहा है। अलाउद्दीन कहता है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। फिर तुर्को सिपाहियों को कहता है, तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए, हम दुश्मन की गोद में जा रहे हैं। कुतान कहता है, हम पानी में छलांग लगाएंगे और गिले हुए बगैर वापस निकल आएंगे। फिर कुछ खवातीन सिपाहियों के लिए खाना लाती है। जरकुताई एक औरत से छुप रहा होता है। फिर वो औरत जरकुताई को खाना देने की कोशिश करती है। जरकुताई खाना लेने से मना कर देता है, मगर उसके इसरार पर खाना ले लेता है। फिर बाला उस्मान को कहती है, आपको बहुत से माजों के लिए रवाना किया है,
مگر لگتا ہے کہ پہلی بار روانہ کر رہی ہوں۔ عثمان کہتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے دشمن بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر بالا عثمان سے کچھ کہنے لگتی ہے مگر وہ سفر اچھا ہونے کا کہہ کر بات کو ٹال دیتی ہے۔ پھر عثمان اور اس کے سپاہی قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر قسطنطنیہ میں کچھ قیدی لڑنے کی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک آدمی کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کل روم میں نیا سورج طلوع ہوگا۔ پھر قنور کچھ سوچنے لگتا ہے۔ پھر برہان کہتا ہے ان کشتیوں کے ذریعے ہم سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جائیں گے۔ عثمان کہتا ہے اندھیرا ہونے سے پہلے ہم قسطنطنیہ پہنچ جائیں گے۔ پھر وہ کشتیوں پر سوار ہو کر جانے لگتے ہیں۔ پھر اکتم قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ کچھ کائی قبیلے کی خواتین ان کے مال کا معائنہ کرنے آئی تھیں۔ پھر سردار کی بیوی بینگ خاتون بھی باہر آ جاتی ہے۔ بالہن کہتی ہے یہ زینے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اکتمور کہتا ہے اس کا نچلا حصہ بہت پتلا ہے، اس سے موٹا ہونا چاہیے تھا۔ ان بینگ خاتون کو کہتی ہے ہم نے بازار لے جانے والے سامان کا معائنہ کیا مگر ہمیں کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ پھر بینگ خاتون کی بیٹی الججک پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے مالون خاتون اپنا ماہر ترین سپاہی میرے حوالے کریں تاکہ میں بتا سکوں گھوڑے پر کیسے سوار ہوتے ہیں اور آپ کو پسند نہ آنے والی ان زینوں پر بیٹھ کر گھوڑے کو کیسے دو ٹانگوں پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ پھر الججک گھوڑے کو دو ٹانگوں پر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر الججک کہتی ہے میرے پیچھے آؤ، میں بتاؤں گی کہاں مقابلہ ہوگا۔ پھر الججک اکتمور کو کہتی ہے ہارنے سے پہلے اپنا نام بتا دو۔ دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔